सही है। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। 11th क्लास की फिजिक्स में जो सबसे पहला वाला टॉपिक है आपका फिजिकल वर्ल्ड। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो एक तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत थोड़ी सी बात हम जानेंगे, बाकी वो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको आप अपने से भी देख सकते हैं। दूसरा है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे सही से। थोड़ा ये बेसिक देख लेते हैं कि हमको 11th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। तो 11th क्लास में 2 बुक हैं, उसमें पहली वाली बुक से हम लोगों को पढ़ना है, ये 2 टॉपिक पहले दिए हुए हैं। उसके बाद जो पढ़ना है वो सही से बेसिक फिजिक्स है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर हमको जो आपके सिलेबस में है, आपके लेवल पे, वो 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो काइनेमैटिक्स पढ़ना है और दूसरे को डायनामिक्स कहते हैं। काइनेमैटिक्स में जो तीसरे और चौथे नंबर का चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन। और जो चौथा टॉपिक है वो है चैप्टर मोशन इन प्लेन, मतलब 2D और 3D थोड़ा बात कर रही है। डायनामिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, आप में जो है वो 5वां वाला जो चैप्टर है जिसको हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, एक तो ये टॉपिक है, एक है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक। इसी में जो लास्ट टॉपिक है एक और मैकेनिक्स का, इंपॉर्टेंट भी है, रोटेशनल मैकेनिक्स, जिसे आप रोटेशन कहते हो। ये काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ये आपके 11th क्लास की जो पहली वाली बुक है उनमें है। उसमें एक लास्ट टॉपिक आपको और दिया होगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ना डिटेल में, ठीक है। तो ये 11th क्लास की जो पहली वाली बुक है उसके ये टॉपिक है ना, ये तो पहली वाली बुक में पढ़ना है। इसके बाद जो आपकी सेकंड वाली बुक है, उसको जो हम सेकंड वाली बुक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। उसमें हमको जो पढ़ना है, एक तो थर्मल फिजिक्स पढ़नी है, थोड़ा वेव मैकेनिक्स पढ़ना है, एसएचएम और वेव, और इसके अलावा जो टॉपिक पढ़ने हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना। ये ओवरऑल आपके 11th का सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हल्का हिस्ट्री की बात है कि और फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, जो आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं। तो बहुत थोड़ा सा इसमें हमको इन्फॉर्मेशन बतानी है, वो भी नेचर में जो फोर्स है, 4 फोर्स होते हैं 4 तरीके के नेचर में, उनका थोड़ा सा हम आपको व्यू देंगे, बाकी उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू करेंगे, जो मेन टॉपिक है जिसको पढ़ाना है, जहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए तो मिटा दे इसे। फिजिकल वर्ल्ड में हम सबको सबसे पहले बात करनी है कि नेचर में कितने तरीके के फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, 4 तरीके के नेचर में फोर्स होते हैं।
और इनको ध्यान भी रखना आपको। एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और लास्ट में इसे बोलते हैं वीक फोर्स। ये चार फोर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है, बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मतलब 12th क्लास में, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे है तो उतनी बात का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी ये भी 12th में आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो वहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे बात करेंगे और इसको भी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे जो वीक फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये फोर्स जो होता है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ठीक है, किसके बीच में लगता है? अमंग्स द न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, और इनको बाइंड रखता है। जो न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बाइंडेड होता है, बाउंडेड होता है, वो इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक है, तो ये और ये पर्टिकुलर रेंज में ही वर्क करता है। पर्टिकुलर रेंज इन द सेंस कि पर्टिकुलर रेंज का मतलब ये होता है कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है, मतलब जो न्यूक्लियस के ऑर्डर का रेंज होता है उसमें वर्क करता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। क्लियर? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। तो न्यूक्लियस का जो मोस्टली जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन ये सब एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वेल बाउंड रहते हैं और एक न्यूक्लियस को फॉर्मेशन करते हैं, उसमें इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का या न्यूक्लियर फोर्स का। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ये चार्ज की वजह से फोर्स होता है, आपको पूरा कूलम्ब लॉ पढ़ना है। चार्ज की वजह से जो फोर्स होते हैं वो रेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स, उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। वो अट्रैक्शन होते हैं, रिपल्सन होते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो वो रिपल्सन होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं तो अट्रैक्शन होते हैं। ये तो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बाद यही चार्ज जब रेस्ट में होता है तो ये दोनों फोर्स लगते हैं। जब मोशन में हो जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स अराइज होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं और ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हैं, ये दोनों आप 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में जी, बस आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये दो मैसिव बॉडी पे लगता है, मतलब दो मास का इंटरेक्शन होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन होगा। और ये थोड़ा वीक फोर्स होता है, काफी वीक फोर्स होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। और ये इवन वीक फोर्स से भी ज्यादा वीक होता है, इस वजह से ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है अमंग द फोर्स। ठीक है, तो कैसा फोर्स होगा ये? वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। और ये बड़ी ह्यूज बॉडी को क्या करता है, आपस में होल्ड करता है। जैसे जो प्लैनेट्स एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से क्या होते हैं, ये गैलेक्सीज में या यूनिवर्स में इनका जो एग्जिस्टेंस है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और ये वीक फोर्स होता है तो बड़े प्लैनेट को होल्ड करता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स भी बॉडी को होल्ड करता है
लेकिन बहुत मैन्यूट टीवी जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको सबको होल्ड करता है न्यूक्लियस के अंदर। इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। और वीक फोर्स जो होता है, यहां से अगर हम वीक फोर्स की बात करें तो वीक फोर्स जो होता है ये एक टाइप का वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द बीटा डीके। इट इज काइंड ऑफ वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन ड्यूरिंग बीटा डीके। ये जब आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी तो अल्फा बीटा इमिशन बताया जाएगा, तो ये उस समय आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीक इंटरेक्शन में, जब वीक इंटरेक्शन होता है, वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर जो इवेंट चलते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में वेल बाउंड होकर के एक न्यूक्लियस बना रहता है, स्टेबल बना रहता है। और ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू इकोवा एक्सचेंज थियरी कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये आपस में रेगुलरली एक्सचेंज होते रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से ऐसा होता रहता है। बट कभी कभी प्रॉपर इंटरेक्शन ना होने की वजह से ये प्रॉपर एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाते हैं। उस दौरान क्या होता है, बीटा डीके होता है, उसे वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं, और ऐसा फोर्स को हम वीक फोर्स कहते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका जो, ये आप एक बार फिर से देख लेंगे। तो इतना तो थोड़ा सा टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड का है, बाकी उसमें विशेष कुछ बताने जैसा नहीं है। अब हम जो मोस्ट टॉपिक आपका है स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। उसमें डायमेंशन भी पढ़ना है आपको, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के बाद हम लोग कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स, जो 11th क्लास की और थोड़ा बहुत 12th क्लास की और ज्यादातर 9th 10th की थोड़ी सी मैथ होगी, जिसको हमको रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स के एप्लीकेशन सीखने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और काफी कुछ उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है। तो उसको हम पढ़ेंगे, चाहे कोई बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, तब भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब उसको अप्लाई करेंगे तब पता नहीं आप कितनी मैथ पढ़े होंगे, क्या नहीं पढ़े होंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले यहां पर हम यूनिट की बात करेंगे। यूनिट क्या है? अगर यूनिट का हम वैसे वर्ड मीनिंग समझे या शाब्दिक अर्थ समझे तो यूनिट का मतलब वन से होता है, यूनिटी से होता है। बट यूनिट यहां पर जो यूज करते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, एक मानक यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, एक रेफरेंस यूज करते हैं, उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब कैसा स्टैंडर्ड होता है, कैसा मानक होता है? जैसे सपोज दैट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको, अगर उनमें से किसी को हमको मेजर करना, भी उनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। पहले जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई लेंथ है, इतनी बड़ी लेंथ है, और इसको हमको मेजर करना है। अगर इस लेंथ को हमको मेजर करना है तो मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये पेन है और इस पेन से इसको मेजर करते हैं, ये तो इस पेन से हम इसको कंपेयर करेंगे। ये एक पेन हो गई, दो पेन हो गई और तीन पेन हो गई। ये तो इस डिस्टेंस को हमने क्या मेजर किया? आप कहोगे इस डिस्टेंस, इस लाइन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन वो क्या है 3, और उसके बाद आपने क्या लिखा कि 3 पेन है। तो पेन यहां पर क्या है? ये पेन एक तरीके से यूनिट का काम कर रही है कि इसी से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं लेंथ का। समझ में आ रहा कि यूनिट क्या होती है? यूनिट एक रेफरेंस है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर ड्यूरिंग द मेजरमेंट कंपेयर करते हैं उसको, तो उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिट कहेंगे। अब इस यूनिट में, अब ऐसा तो है नहीं कि हम यूनिट
किसी भी चीज को बोल देंगे। जैसे क्या है कि हमने पेन कहा, तो पेन से जो सेंस निकल रहा है, किसी भी मेजरमेंट, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए अगर हम पेन का यूज करें तो आप में पेन के भी बहुत डिफरेंट सेंस निकलते हैं। कोई छोटी पेन होगी, कोई बड़ी पेन होगी, 5 रुपए वाली, कोई दूसरी पेन होती, लंबी पेन होगी, पेंसिल होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, हर रेफरेंस नहीं, ऐसा रेफरेंस लेते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं जिसका इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस हो, जिसको सारे लोग वर्ल्ड में सारे लोग समझें कि हाँ ये जो है अगर हम एक जैसे 1 मीटर बोलते हैं तो 1 मीटर जो होता है उसका पूरा वर्ड 1 मीटर को एक डेफिनेट लेंथ ही समझता है। तो ऐसे तो यूनिट के लिए जो होना चाहिए वो एक कंडीशन होनी चाहिए। उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इसका इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये जैसे 1 मीटर को पूरा वर्ड 1 मीटर ही समझता है, एक डेफिनेट लेंथ होती है। अब यूनिट में एक दिक्कत और है कि ऐसा नहीं कि 1 मीटर हमने लेंथ के लिए यूज कर लिया तो हमेशा केवल 1 मीटर ही यूज करना है। उस 1 मीटर को भी हम क्या करते हैं, कुछ इक्विवेलेंट के इक्वल करके हम बड़ी और छोटी यूनिट भी बना लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, मान लेते हैं यहां से दिल्ली तक की डिस्टेंस को मेजर करना, तो मीटर से कंपेयर करना बहुत टाइम लग जाएगा और दूसरी चीज नंबर भी बहुत बड़ा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 मीटर को 1000 टाइम्स करके फिर हम क्या करते हैं, एक अलग यूनिट बोल देते हैं कि किलोमीटर हो गया। अब किलोमीटर का यूनिट मान के, रेफरेंस मान के, स्टैंडर्ड मान के उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऐसे कोई छोटी चीज को हमको क्या करना है, किसी छोटी चीज का कंपेरिजन करना है, जैसे बहुत माइन्यूट चीज का, तो हम क्या करेंगे, इसके मेजरमेंट के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि मीटर यहां पर रखेंगे फिर कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं मीटर के कई सारे इक्वल पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये 1 मीटर है सपोज दैट, तो इसके हम इक्वल 100 पार्ट कर लें, बराबर बराबर इसको 100 टुकड़ों में या 1000 टुकड़ों में हम ब्रेक करें, तो उनमें से एक टुकड़े को हम कोई पर्टिकुलर यूनिट बता देंगे और उससे छोटी चीजों का कंपैरिजन करेंगे, उससे भी छोटी यूनिट बना लेंगे। तो इस तरीके से जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जो कंपैरिजन होता है वो ऐसा नहीं है कि डेफिनेट एक पर्टिकुलर यूनिट ही होती है, उनका कन्वर्जन भी होता है छोटी यूनिटों में और बड़ी यूनिटों में। छोटी यूनिट में जाएंगे तो उनका न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगा और बड़ी यूनिट में जाएंगे तो उनका न्यूमेरिक कम हो जाएगा। जैसे 1000 मीटर है, हम बड़ी यूनिट पे जाएंगे किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, यूनिट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया, यूनिट वैल्यू बढ़ गया। ऐसे दूसरा बात क्या है कि अगर हम क्या करते हैं छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी यूनिट में यूनिट की वैल्यू छोटी होगी लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बढ़ गया और मिलीमीटर एक छोटी यूनिट बन गई। कुल मिलाकर दोनों हैं इक्वली, ठीक है ना। इस चीज को हम आगे डायमेंशन में इसके एप्लीकेशन में अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई, यूनिट एक ऐसा मानक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कैसा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एक्सेप्टेड है। और इस रेफरेंस को कहां यूज करेंगे, टू द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका हमको मेजरमेंट करना है, जिनके लिए यूनिट की नीड होती है, जो फिजिक्स में हिंदी में भौतिक राशियां कहते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है पहले उनको पढ़ते हैं, फिर उनकी यूनिट को और डिटेल से पढ़ते हैं। ये पूरे टॉपिक में आपको ज्यादा बढ़िया से यूनिट का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा और यूनिट की सही वैल्यू भी समझ में आएगी, सही बात भी समझ में आएगी। तो थोड़ा सा पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ लेते हैं। जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होती है
वो बेसिक तो एक ही फंडामेंटली फिजिकल क्वांटिटी होती है और उन्हीं से कुछ डेराइव होकर बाद की फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की हो गई, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये 7 होती है और सातों में लिख दे रहा हूं। एक होता है मास, लेंथ दूसरी, टाइम होगा तीसरा, चौथा होता है आपका टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां जो होता है यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसकी यूनिट मोल होती है। आगे यूनिट की अभी हम चर्चा करते हैं, पहले थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे इसकी जो यूनिट जनरली हम लेते हैं वो इसको किलोग्राम में लिखते हैं, भी आगे बताएंगे क्या है। लेंथ को जनरली मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ये इसकी यूनिट होती है। धीरे धीरे आप ऐसे समझते जाएंगे तो बोलते बोलते आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको भी चीजें मालूम हो जाएगी। और इसकी यूनिट होती है भैया मोल। ये जो है बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इसी से डेराइव्ड होती है, इसी फिजिकल क्वांटिटी से आती है। जैसे अगर हम बात करें इसमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तो इसके अंदर जैसे हमने एरिया ले लिया, तो एरिया क्या है? एरिया लेंथ, कोई एक लेंथ फिर कोई एक लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आता है, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ये डेराइव्ड हो रही है। इस वजह से क्या करेंगे? डेराइव्ड कहेंगे, मतलब लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो एक टाइप का लेंथ फंडामेंटल है तो ये इसी से आया हुआ है। ऐसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? लेंथ। ये क्यूब है, ये भी एक टाइप का डेराइव्ड है। ऐसे ये इधर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी एक डेफिनेट यूनिट होगी और इनमें यूनिट के एक बेहतर सिग्निफिकेंस होंगे। बाकी चीजें इन्हीं से, अगर इनकी यूनिट जानते हैं तो इनकी यूनिट अपने आप निकल आएगी। जैसे आप लेंथ की यूनिट जानते हैं तो एरिया की यूनिट अपने आप उसी के स्क्वायर से आ जाएगी। आप लेंथ की यूनिट जानते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट अपने आप उसके क्यूब से आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? अब वेलोसिटी समझें क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आगे ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, अभी रटना नहीं हो किसी चीज को। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो लेंथ की यूनिट होगी, काइंड ऑफ लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका मीटर। एंड टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन वेलोसिटी विल कम्स आफ्टर डिवीजन ऑफ टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम। दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? हमको अगर लेंथ की यूनिट मालूम है, टाइम की यूनिट मालूम है तो डायरेक्ट की यूनिट आ ही जाएगी। तो यहां से एक चीज ये समझ में आती है कि जितना अच्छे से हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान जाएंगे, उसकी यूनिट के बारे में जान जाएंगे,
उसका जितने अच्छे से ट्रीटमेंट जानेंगे तो डेराइव तो अपने आप आ जाएंगे और चीजें हम इनको रेगुलर पढ़ते भी रहेंगे। जैसे यहीं पर एक चीज आता है आपका एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी एक टाइप का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कहां से आई? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आई। तो ये वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था और अपॉन में फर्दर टाइम हो गया तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन, तो लेंथ की यूनिट अपॉन टाइम के स्क्वायर की यूनिट ये कर देंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी। तो कुल मिला के हमको जो अभी बेसिक तौर पे समझने सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रटनी नहीं है, बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथ हैं इनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी आएंगी वो इनके कैसे आएंगी? डेरिवेशन से आएंगी। इन्हीं में से कुछ किया जाएगा, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे इनका प्रोडक्ट किया जाए, मतलब चाहे इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट किया जाए, चाहे इनको डिवाइड करा जाए, इनसे हम क्या करेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी को निकालेंगे। नोट कर लीजिए इसे। तो 7 तरीके की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है और सातों की अपनी एक डेफिनेट यूनिट होगी। तो पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, फिर उनकी यूनिट को लिखते हैं, और आप जितना जल्दी इनसे सातों से परिचित हो जाएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो सबसे पहले एक तरफ हम इधर फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं और इधर इनकी यूनिट लिखते हैं। जैसे अगर हमने बात करी मास की, तो मास की एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जिसे हम किलोग्राम कहते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। होती इनकी और भी यूनिट है, ग्राम है वो इससे छोटी यूनिट होती है। दूसरा जो है आपका लेंथ है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो एक यूनिट होती है जिसे हम मीटर कहते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम है, टाइम की जो यूनिट होगी वो सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, आवर भी होती है, लेकिन हम जनरली सेकंड ले रहे हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक टेम्परेचर है। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहां पर अभी केल्विन में लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट है, इसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट हो गई कैंडेला। आफ्टर दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज का कितना अमाउंट है, और इसकी जो यूनिट होगी वो मोल होती है। इसको बेहतर ढंग से आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, यहां थोड़ा सा केवल हमको बात करनी है कि ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी खुद की एक डेफिनेट यूनिट होती है, और बाकी जो होंगी वो क्या होंगी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी, उनकी यूनिट इन्हीं से डेराइव्ड होगी। और अगर इक्वल यूनिट वाली दो चीजें होंगी और डिवीजन में आएंगी तो कैंसिल होगी, हो सकता है वो यूनिट लेस भी हो जाए। ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। सबकी डिटेल में आगे आप जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे सबको अच्छे से जानते जाएंगे। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, इनके अलावा 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल के अंदर तो नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी खुद की एक डेफिनेट यूनिट होती है। हालांकि वो डायमेंशन लेस होते हैं, आगे उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी खुद की डेफिनेट यूनिट और होती है। तो 7 के अलावा 2 और हमको याद रखने पड़ेंगे, टोटल 9 याद रखने पड़ेंगे। तो ये 8वां, आप इसे फंडामेंटल नहीं कहेंगे,
लेकिन हम इसे ये बोल देते हैं कि एक अलग से जो दो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनमें पहला है एंगल, जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो वो होती है रेडियन। और इसमें सेकंड जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इतनी सी बात हमको और थोड़ा सा जानना है। अब यहां तक जाने हो तो थोड़ा सा एंगल के बारे में और डिटेल में ही समझ लो। ये जो एंगल होता है, ये जैसे ये सर्कुलर आर्क है और ये सर्कल का सेंटर है जहां से आर्क काटा गया है, तो ये हमने इसके पेरीमीटर को मिला दिया तो ये रेडियस हो गई। तो ये एंगल थीटा है और ये आर्क है आपका, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है और जो रेडियस होती है और जो थीटा होता है, इस एंगल को जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कवर करा, ये इसी को एंगल कहते हैं। और ये एंगल जो होता है थीटा, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। वैसे अगर हम वैसे इसके जो भी हमने बताया उसके हिसाब से अगर हम जाते तो आर्क एक लेंथ है, इसको मीटर में नापते, रेडियस भी एक लेंथ है, इसको भी मीटर में नापते, दोनों कैंसिल कर देते तो कोई यूनिट ना आती, यूनिटलेस बोल देते। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। और ये आपको बात ध्यान रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, वो आर्क अपॉन रेडियस होगा। इसकी यूनिट जो होगी वो हमने बताया रेडियन होगी। थोड़ा सा और ये ध्यान रखना कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ये भी एंगल की यूनिट होती है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होगा। तो ये ओवरऑल एंगल के बारे में। यही थोड़ा सा फिर सॉलिड एंगल में भी जान लो। सॉलिड का मतलब ये सॉलिड एंगल से है तो ये किसी स्फीयर का कटा हुआ पार्ट होता है और ये सॉलिड एंगल फॉर्मेशन करेगा, ये लाइक दिस। मतलब हर तरीके से ये इनकी जितनी भी रेडियस होंगी तो ये एंगल जो बनेगा ये सॉलिड एंगल है। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसकी रेडियस है और ये स्फीयर का जो जिस भी गोले से हमने इसको काटा स्फीयर से, ये उसके पार्ट का एरिया है। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता होगा ये होता है एरिया ऑफ दैट सेक्शन अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये लाइक दिस। तो ये सॉलिड एंगल है। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, स्टेरेडियन हो जाएगी। ये एरिया है और ये रेडियस है। तो ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं या 7 क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट के बारे में, जिनकी खुद की एक ओन डेफिनेट यूनिट होती है और वो ये आपको ध्यान रखना है बेसिक तौर पे। बाकी जो यूनिट आएंगी वो इन्हीं से डायरेक्ट होके आएंगी तो वो आप जान भी लेंगे। तो जितने अच्छे से इनको जानेंगे उतने बेहतर ढंग से बाकी चीजें आप जान पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको और लिख भी लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एंगल की हमने चर्चा करी है तो एंगल के बारे में हल्का सा डिटेल यहीं पर और पढ़ लेते हैं, फिर वापस यूनिट पढ़ते चलते हैं, क्योंकि बार बार इसके क्वेश्चन भी आएंगे और आपको ये चीजें आनी भी चाहिए, आगे भी इनका यूज है। तो एंगल में एक बात ये समझनी है कि जो
पाई रेडियन होता है, इसमें 180 डिग्री होती है, या हम ये बोल सकते हैं 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपान 180, ये रेडियन में आ जाएगा। इससे आप क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो थीटा डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये निकालना हो आपको, तो पाई अपान 180 इंटू थीटा, ये रेडियन में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन के लिए, जब कभी भी डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। यहां से पिछला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एंगल जो होगा वो क्या होगा आर्क अपान रेडियस। अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं सर्कल पे, तो जैसे कंप्लीट सर्कल है ये, तो ये पूरा आर्क भी इसका कंप्लीट होगा, और एक कंप्लीट सर्कल पे जो टोटल एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन का बनता है। और अगर इसकी रेडियस r है तो ये पूरे आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि एंगल होता है आर्क अपान रेडियस, तो आर्क क्या हो जाएगा यहां से एंगल इंटू रेडियस, और यहां से टोटल एंगल अगर हम पूरा आर्क की लंबाई हमको मालूम करनी है, लेंथ ऑफ होल आर्क, देन एंगल हो जाएगा 2 पाई इंटू में जो लेंथ होगी वो जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी। तो आप पढ़ते भी हो आर्क जो होता है किसी कंप्लीट सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ होल कंप्लीट सर्कल। ऐसे हाफ सर्कल अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये हाफ सर्कल है, जिसे सेमी सर्कल या हेमी सर्कल कहते हैं, ये इसका सेंटर है ये, और ये इसकी रेडियस है, तो इतनी लेंथ आपसे पूछी जाए कि ये हाफ सर्कल के आर्क की लेंथ क्या होगी, तो हाफ सर्कल पे जो एंगल भी बनेगा वो भी 2 पाई के बजाय क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो यहां से इसकी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पर एंगल रेडियन में क्या हो जाएगा, हाँ एंगल को रेडियन में ही रखना है इस फॉर्मूले में, तो पाई रेडियन हो जाएगा, और इंटू में ये क्या हो जाएगा आर, तो इसे हम पाई आर लिख देंगे सीधे, तो आर्क की लेंथ यहाँ पर पाई आर आ जाएगी। ऐसे अगर हम क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं, क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं, तो ये आपका होगा जैसे ये एक हाफ सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सपोज दैट ये रेडियस है, तो हमने ये क्वार्टर सर्कल है 1 क्वार्टर, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, थोड़ा सा फिर सिमेट्रिकल है, ये 90 डिग्री, या 90 डिग्री को ही हम क्या करते हैं π/2 रेडियन कहेंगे। दोनों बातें एक ही हैं, चाहे 90 डिग्री कहें चाहे π/2 रेडियन कहें। यहां से निकाल भी सकते हैं, अगर हमको 9 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो यहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को 90 रखेंगे तो रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई अपान 180 इंटू थीटा मतलब 90, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये π/2 आ भी जाएगा। अब तो इसका क्या आर्क हो जाएगा, इसके आर्क की लेंथ हो जाएगी π/2 इंटू आर या πr/2। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, थीटा एंगल है 30 डिग्री है, तो उसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी एंगल को, क्योंकि आगे सर्कुलर मोशन पढ़ना फिजिक्स में और बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी, तो वहां बार बार नहीं बताई जाएंगे। आपको जो चीजें बताई जा रही है आप इनको जो है अभी से समझते चले, एक एक चीज लिख लिया होगा। चलिए तो ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हो गया। अब इनकी यूनिट फिर से वापस हमने सातों की अपनी एक डेफिनेट यूनिट बताई कि इन सातों की अपनी एक डेफिनेट यूनिट होगी जो एक फिक्स स्टैंडर्ड पे इनका कंपैरिजन करते हैं। अब
इन फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट सिस्टम में भी हम रखते हैं एक टाइप से, जिसे हम यूनिट सिस्टम कहते हैं। क्या होता है यूनिट सिस्टम, पहले ये समझिए। जो यूनिट सिस्टम है मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है जिनमें कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं और उनकी यूनिट एक फिक्स यूनिट में रखते हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर सिस्टम की यूनिट सिस्टम कहते हैं। जैसे बात करेंगे भी, लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक यूनिट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं MKS। एक दूसरा यूनिट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं CGS। एक तीसरा यूनिट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं FPS। ये 3 तरीके के यूनिट सिस्टम है। MKS का मतलब यह है, देखो ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, उनमें से जो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, खास करके मास, लेंथ एंड टाइम, ये रेगुलर यूज में है। ये बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में हमेशा यही आएगी। बाकी चीजें तो टाइम टू टाइम आएंगी। जब थर्मल फिजिक्स पढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी या सेकंड पेपर में इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ेंगे तो आप करंट की बात करेंगे। जब थोड़ा सा लाइट वाले टॉपिक में जाएंगे तो वहां पर ऑप्टिक्स में तो हम इसकी लुमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे। अमाउंट की बात ज्यादातर केमिस्ट्री में करते हैं। तो जो ज्यादातर बातें फिजिक्स में 90% टाइम होगी वो इन 3 पे होंगी, मास, लेंथ और टाइम पे, जिसे आप MLT की शार्ट में कहते हो। तो ये MLT वाली जो 3 चीजें हैं, इनके बिहाफ पे ये बनाया भी गया है। MKS उस यूनिट सिस्टम को कहते हैं जिसमें ये आपका जो मास वाला टर्म है इसको हम किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ वाले टर्म को मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, MKS। तो MKS में क्या करते हैं, ये यहां पर आपको हम बताते हैं कि जो MKS यूनिट सिस्टम है, MKS, इसमें क्या करते हैं कि ये जो पैरामीटर है ये वाला, ये लेंथ का है और K जो है ये मास का है और ये टाइम का है। मतलब अगर हमको लेंथ रखनी है तो लेंथ को हम रखते हैं मीटर में, और कोई यूनिट नहीं यूज करेंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ और, किलोमीटर, मीटर रखेंगे जब हमको रखना होगा लेंथ। और जब हमको क्या रखना होगा, मास रखना होगा तो उसे किलोग्राम में, और टाइम रखना होगा तो उसे सेकंड में रखेंगे। तो ये MKS यूनिट सिस्टम है। मतलब ये हुआ कि ये लेंथ की यूनिट है, ये मास की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है। और जब हम ऐसी यूनिट को, लेंथ की यूनिट को मीटर, मास की यूनिट को किलोग्राम, टाइम की यूनिट को सेकंड लेंगे, तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डेराइव्ड हो, उनमें ये चीजें आ रही हो, अगर ऐसे यूनिट हम लेकर रखते हैं तो बोलते हैं इसे हमने MKS सिस्टम में रखा है। तो ये टाइप का MKS यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, अगर हमने लेंथ को सेंटीमीटर में रख दिया, सपोज दैट लेंथ को कहां रख दिया, सेंटीमीटर में, मास को रख दिया ग्राम में और टाइम को रख दिया सेकंड में, तो ऐसे यूनिट सिस्टम को अपन लोग बोलेंगे कि ये है CGS। इसे CGS कहेंगे। चाहे किसी मास की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ग्राम में रख दें, या कोई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें मास, लेंथ, टाइम आ रहा हो, तो वहां पर हम उनमें क्या करेंगे, एक को लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में रखेंगे। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, CGS कहेंगे। और लास्ट वाला जो है आपका FPS, उसमें लेंथ को हम फुट में रखते हैं। हो सकता है ये नाम आपने सुना भी होगा, ये फुट होता है। और इसको पाउंड में रखते हैं, मास को, और टाइम अगेन सेकंड, टाइम सब में सेकंड में ही होता है, तो इसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। FPS यूनिट सिस्टम कहते हैं, FPS। तो ये आपका 3 यूनिट सिस्टम है। इसके अलावा भी एक यूनिट सिस्टम होता है जिसे हम SI यूनिट सिस्टम कहते हैं, और इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हम थोड़ा सा बताएंगे भी, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि SI यूनिट सिस्टम जो है वो एक टाइप का MKS ही है।
ये भी क्या है, एक टाइप का एमकेएस ही है, बस इसमें क्या है कि कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी हम क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट बोल देते हैं। जैसे थोड़ा सा बेसिक तौर पे हम हल्का सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, बाकी आगे बात करेंगे एसआई की। जैसे फोर्स क्या है, ये बेटा एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो किन किन फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ। अगर फोर्स की बात करें तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करें तो मास इटसेल्फ एट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन फर्दर फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट, या आप ये बोल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम। आगे ये सब चीजें, ये वर्ड, ये टर्म काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, या इसी को हम और अच्छे से कहें तो वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम इसे लिख सकते हैं मास अपॉन ये टाइम तो होगा ही होगा, और वेलोसिटी को लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम का स्क्वायर ऊपर लेंथ, तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये मास हो गया, ये हो गया आपका लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट अगर हमको रखना पड़े तो फोर्स की यूनिट को हम एमकेएस में क्या रखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि ये किलोग्राम हो गया मास, लेंथ हो गया मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस में यूनिट हुई। इसी इतनी वैल्यू को हम एक अलग टर्म यूज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड न्यूटन, 1 न्यूटन। देन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एसआई अजम्पशन के अंडर में क्या करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर यूनिट बोल देते हैं। जैसे वर्क डन है तो वर्क डन की यूनिट होती है, हम एसआई में ही सारी वैल्यू, सॉरी एमकेएस में ही सारी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन उसे क्या बोल देते हैं कि एक जूल हो गया, तो उसे हम एसआई टर्म कह देते हैं। ये आगे इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे भी आपको। अभी हमने शुरुआत करी है, अभी आप जो टर्म सुनते चल रहे हैं इनको सुनिए, समझिए अच्छे से, धीरे धीरे ये चीजें बहुत डिटेल में आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इनको कई बार आपको पढ़ना है, ये टर्म कई बार आप सुनेंगे, और कुछ चीजें तो आप इनमें से आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अर्लियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, तो ये भी उतना कुछ विशेष है नहीं। जो कॉन्सेप्ट वाली बातें वो आगे से स्टार्ट होगी जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे वहां से, और वहां से आपको बहुत ही सिंसियरली पढ़ना है। अभी तो ये कुछ ऐसी बातें जिनको आपने भी कहीं ना कहीं सुन रखी है, पढ़ रखी है डिटेल में। आई थिंक हो गया होगा। तो इन यूनिट का हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट के बारे में चीजें हैं, इनमें दो बातें हमको और समझनी है, उसके बाद हम मेजरमेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और मेजरमेंट में जो चीजें हैं उनकी भी बात करेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपने लगभग सब चीजें समझी होंगी। जो चीजें आप अभी थोड़ा सा नहीं जान पा रहे, जैसे एमएलटी के बारे में तो हमने डिटेल में बात करी। एमएलटी का मतलब ये हुआ मास, लेंथ और टाइम से। इनमें जो टेम्परेचर है इसके बारे में हो सकता है आप अभी कम जानते हो, तो जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हीट वाला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में 11th क्लास की, तो वहां पर डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऑप्टिक्स में सेकंड पेपर में बात करेंगे। अभी जितना बताना है उसकी यूनिट ही, पर्टिकुलर यूनिट ही आप जाने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में उसकी यूनिट मोल होती है, केमिस्ट्री में उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों चीजें हमने आपको बताई थी, तो ये थोड़ा सा यूनिट के बारे में रहा। अब यूनिट का जो कन्वर्जन है वो भी आगे हम सिखाएंगे, लेकिन वो एक डायमेंशन का एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा पहले हम डायमेंशन टॉपिक पढ़ेंगे, फिर वापस यूनिट पे आएंगे, उसके मेजरमेंट पे आएंगे, उसमें एरर क्या होता है उस पे आएंगे, और मेजरमेंट के तरीके क्या है, उनमें एक्यूरेसी क्या है,
उनमें एरर कैसे होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, उनका सबका डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जो एक टॉपिक पढ़ना है, जो उन सब और चीजों को समझने के लिए क्या जरूरी है, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो यूनिट के बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, आफ्टर दैट फिर इनका मेजरमेंट देखेंगे। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन तो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके लेवल पे केवल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, बस इतना सा है। बाकी डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझने के लिए हम उसकी डायमेंशन को बिना समझे, जैसे कहते नहीं कि इसका क्या शेप है और क्या डायमेंशन है, तो उसके डायमेंशन को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। जैसे किसी चीज का अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कह देने से हम सारी बात उसकी नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायमेंशन को देखें, तो इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, टाइम की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ और टाइम दोनों को मैनेज करेंगे तब कहीं वेलोसिटी की डायमेंशन मैनेज होगी। फोर्स की क्या डायमेंशन है, तो हम यहां पर जो पढ़ेंगे टॉपिक को, डायमेंशन में केवल डायमेंशनल फॉर्मूला है आपके लेवल पे, तो हम यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे। आगे इंजीनियरिंग वगैरह में डायमेंशन पे डिटेल में, मैकेनिक्स में जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं उन पे डायमेंशन पे ही, वो कार की कैसे डायमेंशन बनेगी, बाइक की कैसे बनेगी, आगे से क्या कट होना चाहिए, कितनी एयर काटनी चाहिए, ये सब चीजें डिटेल में वहां पर होती हैं। अभी हमको सिर्फ 11th की बात करनी है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मेडिकल के क्वेश्चन हो सके हल्का फुल्का उन पे करना है, बस उतने के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसी चीज के लिखने के लिए जो हम इंडिकेशन यूज करते हैं, वो एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ये किसी चीज के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये केवल एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी सपोज दैट P है, तो डायमेंशन ऑफ P हम कैसे लिखेंगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिखेंगे और समझेंगे नहीं कि ऐसा लिखा हो, तो हम समझ लेंगे कि क्या है, डायमेंशन ऑफ P लिखने जा रहे हैं। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ किसी भी चीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए अगर आपको वही फिर से बात, जितना अच्छे से आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं उतना बढ़िया से डायमेंशन भी लिख पाएंगे। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता है, उसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता है, तो डेराइव्ड होगी तो उसी से आएगी, तो उसका हम डायमेंशन लिख पाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला हम कर लेते हैं, एक लेटर बना लेते हैं, इसे लेटर से यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। और फिर जैसे जैसे क्या होता जाएगा, डेराइव्ड आती जाएंगी, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हीं फंडामेंटल की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे और क्या होता जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आता जाएगा। तो उन फंडामेंटल के लिए हम लिख लेते हैं, खास करके मास, लेंथ और टाइम के लिए तो विशेष करके। तो यहां से जो बेटा मास की फंडामेंटल मास की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो होता है कैपिटल M, लाइक दिस। ऐसे लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल L। देखो फिजिक्स का जो पढ़ने का तरीका है वो बाकी सब्जेक्ट से इसकी अप्रोच डिफरेंट है, ये अलग तरीके से अप्रोच में। इसमें ऐसा नहीं कि हम लिखाते जाएंगे, आप पढ़ लेंगे, आप किसी चीज को याद करेंगे, याद नहीं। इसको एक सीरियल वे में आप कंसेप्ट तरीके से समझते जाएंगे तो चीजें आसान होगी, अदरवाइज इनको समझने में बड़ी तकलीफ होती है। ये लेंथ का हो गया, ऐसे टाइम का हो जाएगा, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। 90% केस में तो यही तीन आएंगे, लेकिन जान और चीजों का भी आप लीजिए। जैसे टेम्परेचर का है, अब
ऐसा नहीं कि मैंने इसका लिख दिया, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है वो लेटर को चेंज कर देगा, आपसे कहेगा कि मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्यू है, तो इस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी का बताओ, तो फिर आप मास की जगह ना या में यूज करके क्यू यूज करेंगे। एक लेटर इससे कोई रिप्रेजेंटेशन है, नहीं तो आप ये मान के बैठो नहीं हम ये भी यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा बोल देता है। टेम्परेचर का जनरली थीटा यूज करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कहता है तो आप जैसा कहता है वैसा कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है उसको जनरली हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, इस तरीके से। इसके बाद आपका आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको जनरली सी से दिखाते हैं। और कभी कभी इसमें इंडिकेशन चेंज भी करता है, तो जैसा होगा वैसा आप कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है इसकी यूनिट तो जरूर होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी कि इसकी यूनिट होती है मोल, लेकिन बेटे इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि जो अमाउंट होता है, जो मोल होता है, वो मास अपान मोलर मास आगे आप पढ़ेंगे, या कोई फिक्स नंबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसका जो यूनिट आएगा वो 1 आएगा। अगर डायमेंशन लेते हैं तो मास का डायमेंशन अपान मास का डायमेंशन, तो इसे बोलते हैं कि ये डायमेंशन लेस होती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए कई बार, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया कि कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका डायमेंशन ना हो, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल होता है जिसका डायमेंशन नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट हो, डायमेंशन ना हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसकी यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका डायमेंशन ना हो, सॉरी उसमें डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ऐसा नहीं होता है। डायमेंशन है तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिटलेस, सॉरी डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट, ठीक है। बट ऑल फिजिकल क्वांटिटी which have no unit mean unitless, then it is also dimensionless. तो ये आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के क्या हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जो हमने लिख दिए हैं, इनको आप नोट करिए। उसके बाद फिर एक एक करके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद अब इसके आगे हम लोग और जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन है उसको फिर नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं आगे।